तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो एक कंट्री बनाती है अपने अपने आसपास के देशों के साथ कैसा रिलेशन मेंटेन करेगी। चलिए, फॉरेन की पॉलिसी, फॉरेन कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन होगा। तो चलिए, हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। हाँ, मैंने आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाया है, ढेर सारे कंटेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। बस चाहिए मुझे आपका सपोर्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये छोटा चैप्टर है बट येट एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता है इससे। बात करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, तो इंडिया ने एक नई पहल की। वर्ल्ड जब परेशान था, एक कोल्ड वॉर के फेज से तड़प रहा था, पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या थी और वो था कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म 1945 को, ठीक। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रशिया, दो सुपर पावर्स। रशिया ने बनाया कम्युनिज्म, रशिया ने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, रशिया ने उन कंट्रीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो कम्युनिज्म अडॉप्ट करता है, जहां सोशलिज्म एक्सेप्ट हो रहा है। और वही अमेरिका ने क्या शुरू कर दिया, अमेरिका ने शुरू किया कैपिटलिज्म। और वो देश जो कैपिटलिज्म मानना चाहते हैं, जो अमेरिका के डोमिनेशन में रहना चाहते हैं, उनका उन्होंने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। तो वर्ल्ड दो हिस्सों में, दो पावर ब्लॉक्स के बीच में बंट गया। वर्ल्ड में वॉर तो नहीं हो रहा था बट देयर वॉज ऑलवेज अ टेंशन ऑफ अ वॉर, तो नाम था कोल्ड वॉर। और हम भारतवासी, क्योंकि अभी नए नए आजाद हुए थे 1947 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आजाद हुए थे ना 1947 में, 2 साल बाद, तो हमने तय किया कि हम अब किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इनके नाम का हमारा फॉरेन पॉलिसी के कहते हैं ना जनक थे। क्या है? NAM मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट, ज्वाइन न करो। मतलब किससे ज्वाइन न करो? किसी भी पावर ब्लॉक से ज्वाइन न करो। तो क्यों ज्वाइन न करो? क्यों किसी सुपर पावर से मत ज्वाइन करो? मैंने कहा अगर हम उनके साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें उनकी सुननी पड़ेगी, हमें उनके बनाए नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो उनका दुश्मन मेरा दुश्मन बन जाएगा, तो हम भैया दुश्मनी क्यों ले। हाँ, तो इंडिया ने डिसाइड किया नहीं। तो क्या रीजन था नाम बनने का? तो कोल्ड वॉर सबसे बड़ा रीजन था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो सुपर पावर्स हो गए और दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। इंडिया की पोजीशन क्या थी उस समय? इंडिया इस पोजीशन में था कि अभी नया नया देश आजाद हो रहा है, अगर किसी एक के साथ जाएगा तो अपनी इंडिपेंडेंस भी खो देगा और हो सकता है कि हमारी पॉलिसीज जो फॉरेन पॉलिसी वो न्यूट्रल ना रह पाए। मतलब हम हमेशा दब के रहेंगे किसी सुपर पावर के अंडर में। अगर हमने किसी सुपर पावर को ज्वाइन कर लिया तो हम क्यों डरें? हम तो सॉवरेन रहना चाहते हैं, मतलब इंटरनली सुप्रीम रहना चाहते हैं, एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम किसी भी पावर ब्लॉक से ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपनी सोवरेनिटी को बचाए रखने के लिए इंडिया ने डिसाइड किया कि हम किसी भी पावर गेम में नहीं आएंगे, सुपर पावर्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और हम अपने डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे बजाय इस सब चीजों के। तो डिसाइड हुआ कि हम क्या बनाएंगे? नाम। क्या करेगा नाम? किस प्रिंसिपल पे बनाया गया है? नाम का कंसेप्ट क्या है? तो नाम को बनाने के लिए यूज किया गया पंचशील। पंच मतलब 5, शील मतलब कैरेक्टर। तो 5 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, 5 प्रिंसिपल्स हैं, पंचशील हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इसी 5 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसका मतलब शांति से जिएंगे और शांति से चाहते हैं तो जियो, ये है इसका मतलब। तो पहला इसका प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। अर्थात हम और हमारे पड़ोसी, अब हमारा पड़ोसी तो जानते हैं चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो हम चाहते हैं कि हम और हमारे पड़ोसी क्या करें? एक दूसरे की टेरिटरीज का, भूमियों का, उसकी इंटीग्रिटी का मान रखें, इज्जत रखें और हमारी सोवरेनिटी का इज्जत रखें। अगर आप हमारी इज्जत रखोगे हम तुम्हारी इज्जत रखेंगे। और क्या करना है? नॉन अग्रेशन। अग्रेशन मतलब अटैक, न तुम हम पे हमला करो न हम तुम पे हमला करें। नो फाइटिंग। तीसरा, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। न आप हमारे इंटरनल मैटर्स में, कंट्री के अंदर हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या करती है, इसमें इंटरफेयर करिए, और ना हम आपकी कंट्री में इंटरफेयर करेंगे। भाई तब परेशानी नहीं होगी, झगड़ा ही नहीं होगा। और क्या करना है? इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। बराबरी चलनी है
किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है और एक दूसरे का भला करना है। एंड लास्ट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति से साथ में जीना है। ये कितना अच्छे प्रिंसिपल्स है हमारे ना। अब आइए इसको बनाने के लिए, नाम को बनाने के लिए क्या हुआ, तो वर्ल्ड के बड़े लीडर्स, जिसमें जवाहरलाल नेहरू मैंने नाम दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट गमाल नसार, हाँ, और मार्शल टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, ये देश दुनिया के बड़े लीडर्स थे। ये सब मिल गए और इन्होंने डिसाइड किया कि हम, ये सारे वो देश थे जो नए नए आजाद हुए थे, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी भी पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करें, किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं जाएंगे, न रशिया वाले के पास जाएंगे, रशियन ब्लॉक के पास नहीं जाएंगे, और न अमेरिकन के पास जाएंगे। तो हमने बनाया नाम। आइए, नाम बनाने से सबसे पहले मीटिंग हुई बेंडंग। बेंडंग एक शहर का नाम है, इंडोनेशिया में एक शहर है बेंडंग। 1955 में यहां पर बेंडंग कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें नए आजाद देश, वो देश जो किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, अब वो नए नए आजाद हुए थे, मैंने कहा हम तो वही थे उस समय नए नए आजाद, तो उनको बुलाया गया, मीटिंग की गई 29 कंट्रीज की इंडोनेशिया में। क्या मकसद था? टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन विदाउट अलाइनिंग विद द सुपर पावर्स। हम किसी भी सुपर पावर के साथ जुड़ेंगे नहीं, इसके लिए हम लोग एकजुट होंगे। अच्छा, जुड़ने से नुकसान क्या है? मैंने कहा ना, अगर हम जुड़ जाते हैं, इमेजिन करिए कि इंडिया अमेरिका के साथ चला जाता है, अब हम अमेरिका के साथ चला जाएंगे तो अमेरिका की पावर नहीं बढ़ जाएगी? अमेरिका के फिर अब हम गुलाम भी बन जाएंगे एक तरह से। किस तरह से? क्योंकि अमेरिका अपनी पॉलिसी हमारे देश में चलाएगा, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन अब हमारा दुश्मन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हम उनके चक्कर में क्यों पड़े? हम क्यों किसी दुश्मनी लें? हमको नहीं करना है। ऐसा ही सारी सोच, सारे देशों की सोच थी, सारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज की सोच यही थी। तो 29 कंट्रीज मिले। 1961 में बेलग्रेड नाम का एक शहर है जो कि यूगोस्लाविया की कैपिटल है। हाँ, यूगोस्लाविया की कैपिटल है बेलग्रेड। 1961 में वहां पे पहला नाम का कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस। इंडिया वहां पे लीडिंग रोल प्ले कर रहा था। हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और वहां पे क्या मिला? वहां पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। याद रखिएगा, ये कोई एग्रेसिव मूवमेंट नहीं है, आंदोलन करना नहीं है, किसी को मारना पीटना नहीं है। बस इसका मेन मकसद है कि नए आजाद देशों को साथ में लाओ, ताकि वह क्या करें, वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोकें। हम यूएन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से यूएन चाहती है, यूनाइटेड नेशन चाहती है थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, तो एक तरह से हम वो भी कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट नेशन साथ में आ जाएं और कॉलोनिज्म के खिलाफ काम करें, इंपेरियलिज्म के खिलाफ काम करें। अर्थात कोई देश जो गुलाम है, परेशान है, उनका मदद करना भी हमारा मकसद था। बस यही थी हमारी फॉरेन पॉलिसी। मैंने कहा था बहुत आसान चैप्टर है। अब देखिए पाकिस्तान से क्या रिलेशन होगा। पाकिस्तान तो हमने बड़े परेशान कर रहा है, शुरू से उबिया दिया हम लोगों को। एक कश्मीर का राग क्या लाप लिया है, उसके पीछे पड़ गया, शायद मान ही नहीं रहा है, आज तक नहीं माना है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले वॉर की बात करते हैं। ये फर्स्ट इंडो पाक वॉर है 1947 में। तो रीजन बस एक ही है, भारत का बंटवारा हो गया था। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने डिसाइड किया कि ना हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, ना हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे। ठीक, देश आजाद हो चुका है, दो अलग अलग देश बन चुके हैं, इंडिया और पाकिस्तान। राजा हरि सिंह ने तय कर लिया हम जम्मू एंड कश्मीर को नहीं जोड़ेंगे किसी में भी, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया अपने आप को। पर पाकिस्तान को यहां चैन कहां था? पाकिस्तान को लगा कहीं ना कहीं ये इंडिया के साथ ज्वाइन कर जाएगा, तो उन्होंने उसी साल, हाँ आजादी वाले साल ही 1947 के एंड में जम्मू कश्मीर में अपनी कबीली फोर्स भेज दी, अपनी ट्राइबल सेना भेज दी और जम्मू पे अटैक कर दिया। अब जम्मू पे अटैक कर दिया, जम्मू के पास खुद की तैयार सेना भी थी नहीं। उन्होंने तुरंत भारत से मदद मांगी और हमने फिर मदद की, न सिर्फ मदद की बल्कि कश्मीर को पाकिस्तान से आजाद कराया। पर इस बीच क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन आ गया, उन्होंने नेगोशिएशन कराया हमारे और पाकिस्तान के बीच में, और वॉर को बीच में सीज फायर कर दिया, रुकवा दिया। हमने तो सीज फायर कर दिया, रोक भी लिया, पाकिस्तान ने भी रोक लिया, पर एक बड़ी टेरिटरी क्या हो गई, एक ऐसी टेरिटरी हो गई जो ना हमारे पास रही, मतलब उसको नाम दे दिया गया POK, मतलब एक बड़ा हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया, जो कि कश्मीर से ही एक बड़ा हिस्सा था वो अलग हो गया, जिसको आप गिलगिटिस्तान या गिलगिट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू। और आज भी मैंने कहा कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, सेकेंड इंडो पाक वॉर होगा इस समय 1965 में। हाँ, 1964 में हमारे
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाएगी और नए प्रधानमंत्री बनेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री के नव प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान ने एक और मौका देखा कि इंडिया को कमजोर करने का, और उन्होंने अटैक कर दिया। तो गुजरात के बॉर्डर से उन्होंने क्या किया, हमारे पर अटैक कर दिया, और यह था 1965 का वॉर। याद रखिएगा, इस वॉर में वीर अब्दुल हमीद, हाँ, जिनको वीर अब्दुल हमीद को मरने के बाद परम वीर चक्र दिया गया, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की सेना के पैटर्न टैंक, उस जमाने में बड़े टैंक हुआ करते थे, उनको धूल चटा दी थी। हाँ, उनको खुद उड़ा दिया था बारूद से, हाँ, बारूद की माइन से उड़ा दिया था कई सारे टैंक। तो पाक की सेना को, चलिए, तो 1965 क्यों हुआ? पाकिस्तान चाहता था, फिर से कश्मीर चाहता था। मैंने कहा राग वही है, पाकिस्तान ने कश्मीर को जीतने के लिए एक ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। ठीक है, मैंने कहा था हार तो खानी है, उसको मालूम ही है। दिस वॉर लास्टेड फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते चला वॉर, पर नुकसान दोनों का हुआ। नुकसान इसलिए हमारा भी हुआ उस समय, क्योंकि हमारा देश उस समय एक फाइनेंशियल क्राइसिस और करप्शन के दौर से गुजर रहा था। कांग्रेस कमजोर हो रही थी, कई सारे स्टेट्स में हार रही थी। तो एक सीज फायर बुलाया गया, एक इंटरनेशनल प्रेशर के तहत एग्रीमेंट तय हुआ कि अब दोनों देश क्या करेंगे, वॉर रोक देंगे। और वॉर तो रुक दिया, कश्मीर नहीं मिला पाकिस्तान को, आज भी नहीं मिला, तब भी नहीं मिला, इस वॉर के बाद भी नहीं दिया गया। बट मैंने कहा ना कि एक अनस्टेबिलिटी सी बनी रही। हमारे और पाकिस्तान के रिलेशंस क्या हुए, कभी सुधर नहीं पाए। नुकसान तो दोनों का हुआ, हमारी कंट्री का भी बहुत नुकसान हुआ, हमारे बहुत सैनिक मारे गए, बट पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस इसके बाद कभी अच्छे नहीं हो पाए। फिर वॉर होगा, पाकिस्तान को मार खाने की लग रहा है बहुत आदत है। थर्ड वॉर होगा, इंडो पाक वॉर होगा 1971 में। इस समय 1971 में यह वॉर बांग्लादेश के साइड से होगा, क्योंकि बांग्लादेश, जो कि उस समय नाम था उसका ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे अपने ही देशवासियों को वो बहुत तड़पा रहे थे, सता रहे थे, अपने ही माइनॉरिटीज को, मुस्लिमान्स को। और ये लोगों ने एक सेना बनाई थी, नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। तो ये लोग रेफ्यूजीज बन के हमारे भारत में आए थे, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, हमसे मदद मांगी कि हमें आजाद कराए, हमें बचा लीजिए, और हमें फिर मदद करना पड़ा। पाकिस्तान ने इनको बहुत अत्याचार किया था ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है ना, हमने इसको जीत लिया, हाँ, ये वॉर हमने जीत लिया, और 1971 में हमने यहां पर जीत के अपने पास नहीं रख लिया, हमने इनका देश वापस दे दिया बांग्लादेश को, और इसका नाम क्या कर दिया, बांग्लादेश कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश आजाद हो गया, पाकिस्तान से अलग हो गया, एक अलग देश बन गया। इससे तय हो गया कि इंडिया के पास मिलिट्रीली पाकिस्तान से सुप्रीम सेना है, बड़ी सेना है, और हमने इस थर्ड वाले वॉर में साबित कर दिया। एक वॉर जो कि चाइना ने धोखे से किया हमारे साथ। हाँ, चाइना के लोग हमेशा कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हाँ, यही नारा देते थे, और दिन में नारा देते थे और फिर रात को भारत पे हमला कर देते थे, भारत के गांव लूट लेते थे, और यही हुआ ही। तो चाइना का हमारे साथ डिस्प्यूट क्यों है? चाइना का डिस्प्यूट शुरू होता है तिब्बत से। तिब्बत आपको पता ही है, एक प्लेटो एरिया है, इंडिया के ठीक नॉर्थ में है, और तिब्बत को चाइना ने अपना कह सकते कब्जा कर लिया। और वहां के जो धर्मगुरु है, तिब्बती लोग तो मानते हैं बुद्धिस्ट होते हैं ना, वहां के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा जी, तो उन्होंने भारत में आके शरण ले ली है। तो चाइना को हमेशा इस बात की तकलीफ है कि वो दलाई लामा को हमने क्यों शरण दी। अरे भाई, बुद्धिस्ट हैं, धर्मगुरु हैं, बस हमने शरण दे दी, बस चाइना को इसी बात की तकलीफ है। तो 1959 में चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल कर लिया, और जब दलाई लामा भारत आके रहने लगे और उनके शिष्य भारत में रहने लगे, तो इससे चाइना नाराज हो गया। तिब्बत तो चाइना के पास है, आज भी है, उनका कंट्रोल है ही। अब चाइना को कह सकते हैं ना, हमसे हमेशा खुन्नस मची रहती है, नफरत मची रहती है, और बॉर्डर में हमेशा क्या करता है, आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। आज भी सुधरा नहीं है चाइना, आज भी क्या करता है, हमारे बॉर्डर विलेजेस पे, बॉर्डर वाले जो एरियाज होते हैं, उस पे आए दिन उनकी सेना चली आएगी, कुछ गांव वाले चले आएंगे उसके। और ऐसा डिस्प्यूट, वो एक एरिया है, नाम है अस्कई चिन, ये वो एरिया है जो कश्मीर का एरिया है, हाँ, इसको उन्होंने कब्जा कर लिया। हाँ, आज इसके पास ही है, कहता इंडिया मेरा है, पर कंट्रोल चाइना के पास है, चाइना ने हम पे कंट्रोल कर लिया है। और उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश है, जिसको चाइना ने अपना बताया, जबकि हमारे देशवासी रह रहे हैं, हमारा झंडा है, हमारे नागरिक रह रहे हैं। बड़ा अजीब देश है चाइना।
इतनी टेरिटरी होने के बावजूद भी, इतना बड़ा देश है, हमसे बड़ा देश है चाइना, फिर भी लालची है, देख लीजिए। अब आएगा हमारे साथ युद्ध करेगा 1962 में, इंडिया चाइनीज वॉर। तो बॉर्डर टेंशन है हमारे उनके बीच में, डिसएग्रीमेंट है बॉर्डर के बीच में। बॉर्डर इसलिए डिसएग्रीमेंट है क्योंकि बॉर्डर बना ही नहीं है, देयर इज नो क्लियर बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। समझ आया कि नहीं है? तो अस्काई चिन और अरुणाचल प्रदेश, इस दो एरिया में, अस्काई चिन मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है, और अरुणाचल प्रदेश तो मैंने कहा ईस्ट में हमारा स्टेट है। इंडिया चाइना हमेशा इस बात पे क्या करते हैं, मतलब, और चाइना को हमसे खुन्नस क्यों है? क्योंकि तिब्बत के मामले में हमने बस क्या किया, दलाई लामा को और वहां के बुद्धिस्ट संतों को भारत में रहने की जगह दे दी, बस। क्या हुआ वॉर में? 1962 में वॉर खत्म हो गया और चाइना ने इंडिया पे सरप्राइज अटैक किया और इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। इंडिया की एक बहुत बड़ी टेरिटरी 1962 में, जिसका नाम है अस्काई चीन, आज भी चाइना के पास है। इंटरनेशनल प्रेशर से युद्ध तो खत्म हो गया, पर चाइना ने इस टेरिटरी को कभी खाली नहीं किया। हाँ, इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज भी आप मैप अगर जो देखते हैं इंडिया का, जो आप जम्मू कश्मीर देखते हैं मैप में ऊपर हिस्सा, वो गलत है मैप। कहने को इतना बड़ा एरिया जम्मू कश्मीर का, एक्चुअली इतना बड़ा एरिया हमारे पास है नहीं। उसमें से एक बड़ा चंक पीओके में चला गया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और एक बड़ा हिस्सा चाइना के पास है अस्काई चीन के नाम से। तो चाइना ने हमारे भारत को बहुत बुरी हार हराई, इंडिया की बहुत बड़ी टेरिटरी चली गई, और इससे यह भी पता चल गया कि हम डिफेंस के मामले में कमजोर हैं और हमें फॉरेन पॉलिसी में बहुत जल्दी ही क्या करना पड़ेगा, एग्रेसिव पॉलिसी करनी पड़ेगी और अपने डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा। और यही आज की गवर्नमेंट कर रही है। हाँ, करंट गवर्नमेंट, मतलब अब गवर्नमेंट इतनी चेती हुई है कि अब चाइना क्या, कोई भी आ जाए, अमेरिका आ जाए, तो उससे भी युद्ध लड़ने को हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमने भी अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करना शुरू कर दिया है, अपने डिफेंस सेक्टर पे, क्योंकि हमारे आसपास बहुत दुश्मन देश हैं। तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत बदलाव लाया है। अब हम जैसे को तैसा, अगर कोई हमारे पर ईंट चलाएगा तो हम उसके ऊपर अद्धा चलाएंगे। हाँ, मोदी जी की पॉलिसी है ना। इट्स ट्रेंड। तो हमारे और चाइना के रिलेशन भी क्या है, ट्रेंड है, और आज भी हमारा और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाया है। मतलब हमने पाकिस्तान के साथ, हमने चाइना के साथ अच्छे संबंध नहीं मेंटेन कर पाए, और वो खुद नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं। जैसे पाकिस्तान क्या करता है, अपने आतंकवादी भेज देता है हमारे देशों में, सीधे साधे लोगों को मार देते हैं आतंकवादी। या चाइना क्या करता है, बॉर्डर वाले एरियाज को कब्जा कर लेता है, वहां अपना गांव बना लेता है, अपने टेंट लगा देता है, अपने सैनिक भेज देता है, अपने चरवाहे भेज देता है, और हमारी लैंड को कब्जा कर लेता है। तो अब झगड़ा तो करेंगे ही ना, है ना। कहते हैं ना, देश तो मातृभूमि है, तो भूमि का एक एक टुकड़ा हमें बचाना है अपना। चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेसन, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है, आपके लिए कंटेंट है। बस रिक्वेस्ट इतना है कि इसको अपने पास मत रखिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर करिए, और मुझे बताइए नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।